हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि यूपीएससी एनडीए के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड रहने वाला है। तो यूपीएससी एनडीए 2 का जो नोटिफिकेशन है 2023 के लिए वो ऑफिशियली यूपीएससी की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। तो उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं उसको हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं और उस डिस्कशन के बाद मैं आपको एंड में ये भी बता दूंगा कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में वो भी बता दूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है और 100 रुपीज जो है वो इसकी फीस है। और यहाँ पर जो है हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है और बाकी सभी चीजें भी देखेंगे हम आगे कि सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा आपका और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बाकी एज क्राइटेरिया क्या रहता है और क्या बोलते हैं जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, ये सब जितनी भी डिटेल है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इन केस आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज पूरा वीडियो देखना अच्छे से और उसके बाद जो है इसके लिए जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल कर लेना। ठीक है, और इन केस अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट कि फ्यूचर में आपको इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें और जो भी इस तरीके की और अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अब यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है आज ही कुछ ही देर पहले यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। 17 मई 2023 आप इसमें डेट दे सकते हो। ठीक है, और जो लास्ट डेट है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एनडीए के लिए वो है आपकी 6 जून 2023। ठीक है, 6 जून 2023। अब यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप देख सकते हो upsc.gov.in, यहीं पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। लास्ट में बताऊंगा मैं कैसे करना है। तो यहाँ पर जो है यही सब लिखा है पहले कि एलिजिबिलिटी वगैरह आप देख लें। ठीक है, तो बायो वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं यहाँ पर, ये मैं आपको इनिशियली स्टार्टिंग में बता दूं। ठीक है, बायो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको डिफेंस में जाना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एमएनएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपके लिए ये वाली भी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये थोड़ी सी टफ हो जाती है एमएनएस के कंपैरिजन में। उसका रीजन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाउ टू अप्लाई दिया है तो upsconline.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको करना होगा। और अभी ये ओटीआर वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले हम बात करते हैं कि टोटल वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है। क्लियर है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़गवासला पुणे में है, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो आर्मी की जो है वैकेंसीज वो सबसे ज्यादा है, यानी कि 208 इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो 10 जो है वो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है आर्मी विंग में। नेवी में जो है 42 है टोटल वैकेंसीज इंक्लूडिंग 12 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। पहले यहाँ 3 था वो उसको कट कर दिया, 12 कर दिया, यानी कि नेवी में जो है इसकी वैकेंसीज को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और एयरफोर्स में जो है एयरफोर्स की मतलब जो फ्लाइंग ब्रांच है उसमें 92 वैकेंसीज है टोटल, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटीज मतलब जो टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी है उसके लिए 18 है, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। और जो नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी है उसके लिए 10 वैकेंसीज है, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी है। उसके बाद लास्ट मतलब ये एयरफोर्स की बात हो गई और उसके बाद है नेवल एकेडमी। ठीक है, और यहाँ पर जो है 25 वैकेंसीज है, जिसमें 7 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये आपका जो है वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट था और टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पर 395 है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। ये एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट दी है, तो काफी सारे एग्जाम सेंटर्स हैं आपके आसपास, कोई ना कोई जो है एग्जाम सेंटर आपको 100-150 किलोमीटर की रेंज में उसके अंदर अंदर ही मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो एग्जाम सेंटर वहां से सिलेक्ट कर लेना। बाकी चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो, जो भी आपका नियरेस्ट वो होगा तो आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी की। पहली चीज तो ये है कि आप अनमैरिड मेल या फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है, अनमैरिड होनी चाहिए, कोई मैरिड कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। और वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या फिर नेपाल का सिटीजन होना चाहिए, या फिर ये जो भी नीचे कंट्रीज लिखे हैं इनके सिटीजन होने चाहिए, लेकिन उनके लिए अलग अलग कंडीशंस है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ इंडियन सिटीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर ज्यादा। और अब बात करते हैं एज लिमिट की। ठीक है, तो एज लिमिट यहाँ लिखा है कि ओनली अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2005 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2008 आर एलिजिबल। ठीक है, मतलब जो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका डेट ऑफ बर्थ, जो ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट्स में है, वो डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2005 से लेकर 1 जनवरी 2008 तक है,
वो ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अगर किसी का 2 जनवरी 2005 भी है तो वो भी एलिजिबल रहेगा, और जिसका 1 जनवरी 2008 है वो भी एलिजिबल रहेगा, और बाकी किसी की डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में है तो वो कैंडिडेट सभी एलिजिबल होंगे। बाकी 2 जनवरी 2005 से पहले किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो उसमें एलिजिबल नहीं है, और ना ही ऐसा कोई कैंडिडेट एलिजिबल है जिसकी 1 जनवरी 2008 के बाद डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एज क्राइटेरिया की। उसके बाद जो है अब यहां पर आप ये क्वेश्चन मत पूछना मेरे से कि मेरी एज 17 है 18 है तो क्या मैं एलिजिबल हूं। ये डेट क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, बस डेट ऑफ बर्थ से आप मैच कर लो, अगर एलिजिबल हो तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आगे चलते हैं। ठीक है, और बाकी ये सब लिखा है। और देखो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, मैं सिर्फ इसके लिए बात नहीं कर रहा, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अगर कुछ भी गलती है या ऐसा है कि 10th में कुछ और चल रहा है, 12th में कुछ और चल रहा है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो प्लीज उन सभी को एक जैसा करवा के रखो, अदरवाइज आपको आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप डिटेल्स एंटर करते हो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी करा करो जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में है। ठीक है, तो अगर आपका कुछ भी नेम है, आप सपोज सरनेम लगाते हो, किसी का नाम सपोज सुशांत शर्मा करके है, ठीक है, एंड 10th में उसका जो है सुशांत लिखा हुआ है, सिर्फ आधार कार्ड में उसका सुशांत शर्मा लिखा है और उसका रियल नेम भी सुशांत शर्मा ही है, लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी चीज का फिल कर रहे हो तो 10th में सपोज अगर उसके में सुशांत ही लिखा है, सिर्फ शर्मा नहीं है, तो आपको सुशांत ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 10th के अकॉर्डिंग अपनी सारी डिटेल्स किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया करो। अब यहां पर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बायो वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है, मैथ्स वाले तो होते ही हैं। ठीक है, तो यहां लिखा है फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी 12th क्लास पास ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड और ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देखो एनडीए में अभी हमने 3 विंग्स देखी थी, जैसे आर्मी विंग हो गया, नेवी विंग हो गया और आपका एयरफोर्स हो गया, उसके बाद एक और भी है नेवल एकेडमी, वो अलग है। ठीक है, तो आर्मी विंग में जो है आपका सिर्फ एलिजिबिलिटी जो यहां पर मांगी गई है वो 12th क्लास पास मांगी गई है, यानी कि आप साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो मेन मुद्दा आता है वो आता है पेपर क्लियर करने का, क्योंकि जो पेपर का सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एलिजिबल तो सब लोग हैं जिसने भी 12th अपना कंप्लीट करा हुआ है। ठीक है, 10+2 पैटर्न में अगर आपने 12th कंप्लीट करा है, मतलब 11-12 आपने कंप्लीट करा हुआ है, किसी भी स्ट्रीम से करा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आर्मी विंग के लिए एलिजिबल हो। बायो वाले, मैथ्स वाले, आर्ट वाले, कोई भी हो, कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड चीज है जो एयरफोर्स है और जो नेवल विंग है एनडीए की, ठीक है, और उसके बाद जो आपका नेवल एकेडमी है, इन तीनों के लिए आपके पास क्लास 12th में पीसीएम ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों के लिए मतलब नेवी, एयरफोर्स एंड नेवल एकेडमी, इन तीनों के लिए आपको क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना जरूरी है, उसके बिना आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, पीसीएम के अलावा अगर आप और किसी स्ट्रीम से हो तो आप आर्मी विंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बाकी पीसीएम वाले सबके लिए एलिजिबल है, वो आर्मी विंग के लिए भी है, वो नेवी विंग के लिए भी है, नेवल एकेडमी के लिए भी है और एयरफोर्स विंग के लिए भी है। ठीक है, उसके बाद जो है यहां पर आपका ये चीज तो आपको पता ही होगी, पहले इसमें देखो रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इज बेसिकली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो वो 5 डेज का इंटरव्यू होता है, और फिर वहां से जब आप रिकमेंड होते हो, रिकमेंड होने के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद आपके जो भी मार्क्स वगैरह होंगे एनडीए के रिटन एग्जाम के और बाकी एसएसबी के जो मार्क्स होंगे इंटरव्यू के, वो सब ऐड होकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तब आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होता है एंड यू आर रेडी टू ज्वाइन द अकेडमी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ साफ साफ एक चीज लिखी है कि जो क्लास 11th में है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, तो वो एग्जाम ना दें, लेकिन 12th वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, 12th अगर सपोज किसी का भी रिजल्ट आना रह गया या किसी का रिजल्ट इस साल आया है तो वो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, लेकिन एज क्राइटेरिया सबसे पहले चेक कर लेना। ठीक है, और साथ में ये भी लिखा है किसी का पीएबीटी टेस्ट क्लियर अगर नहीं हुआ है, मतलब पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, ये एयरफोर्स वालों के लिए होता है कि स्पेशल टेस्ट, तो अगर वो नहीं हुआ है तो वो जो है एयरफोर्स का जो फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए आप अप्लाई ना करें, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो फीस मैंने आपको बताई थी 100 रुपीज है, जो कि आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो और कैश से भी पे कर सकते हो एसबीआई की ब्रांच पर जाकर। ठीक है, जो कि चालान से होती है, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन बेस्ट है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करना बढ़िया है, यूपीआई से मत करना। ठीक है,
और उसके बाद जो है 6 जून तक आप मतलब फ़ीस भी पे कर सकते हो शाम को 6 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद और कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये तो रजिस्ट्रेशन करने से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा। ये ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह ये सब एसएसबी की बातें हैं, तो ये जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, या उसके बाद ये सब चीज़ें आप देखना, अभी आपके काम का नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं एक बार वो देख लेता हूँ, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम डेट तो आपकी सितंबर में ही है। तो अभी हम लोग वो देख लेते हैं इसके और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्लियर है। तो ये तो सब कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। तो अब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो मैं कह रहा था कि बायो वाले एलिजिबल तो होते हैं, लेकिन अगर वो एमएनएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वो अप्लाई करके डिफेंस में जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो चीज़ टफ होती है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा एनडीए का, वो एक ही एग्जाम होता है, चाहे आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या एयरफोर्स के लिए कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, आप किसी पर्टिकुलर एक विंग के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं करते, आप सभी विंग के लिए अप्लाई करते हो। होता ये है कि आप जो है मतलब आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप सभी विंग्स के लिए एलिजिबल हो अगर, तो आप उनको प्रायोरिटी दे सकते हो कि फर्स्ट नंबर पे मुझे ये चाहिए, सेकंड पे ये चाहिए, थर्ड पे ये चाहिए। अगर आप सपोज किसी पर्टिकुलर विंग के लिए एलिजिबल नहीं हो तो वो आपको पहले शो ही नहीं करेगा, या दूसरी चीज अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो उस विंग में जाने के लिए तो आप उसमें 0 फिल कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से प्रायोरिटी दे सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ जो आपका पेपर होगा एनडीए का, वो उसमें आपके 2 सेक्शन आते हैं। पहला है आपका मैथमेटिक्स और दूसरा है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो 2 यहाँ पर आपके पेपर होते हैं, 2.5 घंटे के आपके दोनों पेपर होंगे। और यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स आपका 300 मार्क्स का रहता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका 600 मार्क्स का रहता है, और उसके बाद जो इंटरव्यू है आपका एसएसबी है वो भी आपका 900 मार्क्स का अलग से रहता है, ठीक है। तो पूरा जो प्रोसेस है वो 1800 मार्क्स पर डिपेंड करेगा आपके। क्लियर है। तो यहां जो मैं ये कह रहा था कि देखो सभी को ये एग्जाम देना है, पहला मैथमेटिक्स का है, दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो देखो जनरल एबिलिटी तो सब कर लेंगे, लेकिन मैथ्स जो है वो बायो वालों के लिए बहुत टफ पड़ेगा, क्योंकि उसमें 11th और 12th का मैथ्स पूछा जाता है, ठीक है। तो इन केस आप अगर कंप्लीटली डेडिकेटेड हूँ इस चीज के लिए कि मुझे एनडीए के थ्रू जाना है, मतलब मैं बात उनके लिए कर रहा हूँ जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट है, ठीक है, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है 11th-12th में, तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका ऐसा ड्रीम है तो यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका यहाँ पर एनडीए का पहला एग्जाम क्लियर होगा। और यही फर्स्ट स्टेज है, जब आप एग्जाम क्लियर करोगे और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा आप इंटरव्यू में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो जो बायो के कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको ये सोचना होगा कि 11th और 12th का मैथ्स भी हमें प्रिपेयर करना है। लेकिन अभी देखो सितंबर में एग्जाम है, फर्स्ट वीक में ये सितंबर में एग्जाम, तो अभी आपके पास टाइम है। तो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो सच में करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। बाकी मैथ्स वाले कैंडिडेट्स तो कर ही सकते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लियर है, ठीक है। तो ये दिया है पेपर 1 मैथमेटिक्स, इसमें देख सकते हो अलजेब्रा है, और उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब 11th-12th के टॉपिक है। डिफरेंशियल कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और फिर जीएटी। देखो जीएटी में आपके 2 पार्ट आते हैं, मतलब काफी सारे पार्ट है वैसे तो, मेनली जो जीके और आपका इंग्लिश होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो इंग्लिश आपकी 200 मार्क्स की होती है, फिर आपका जीके जो है वो आपका 400 मार्क्स का होता है। तो टोटल इस तरीके से आपका 600 मार्क्स होता है। और जीके में जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस हो गया, ठीक है। जनरल साइंस में आपका बायोलॉजी वगैरह भी थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा आता है बायोलॉजी। और उसके बाद आपका ये सेक्शन डी हो गया हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। फिर ज्योग्राफी हो गया और फिर आपके करंट अफेयर्स हो गए। क्लियर है। तो इस तरीके से होता है। और उसके बाद इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ये आपका एसएसबी का प्रोसीजर है जो कि 5 डेज का होता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट डे में कुछ प्रोसेसेस होते हैं, अगर आप उनको क्लियर करते हो तो अगले 4 डेज आपको वहीं स्टे करना होता है, और उसको भी आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, तब आपको 5 डेज के बाद पता चलता है कि आपका रिकमेंडेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है आई डोंट थिंक, अब मुझे नहीं लगता, मैंने सारी चीज़ें शायद डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। एग्ज़ाम डेट पता नहीं कहाँ पर लिखी है इसमें, लेकिन वो मतलब फर्स्ट वीक में ही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि एग्ज़ाम डेट इन्होंने कहाँ लिखी है, ठीक है। यहीं पे इसी पीडीएफ में सर्च कर लेता हूँ। और बाकी फिर इसके बाद जो है मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। क्लियर है, ठीक है। तो ऊपर ही कहीं दी होगी इसमें जो डेट है, एग्ज़ाम डेट यहाँ पर कहीं दी होगी,
ठीक है। बट ये मुझे पता है कि आई थिंक 3 सितंबर ही है, पता नहीं, एक बार चेक कर लूँगा मैं, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको मतलब थंबनेल पे इन्फॉर्म कर दूंगा उसके लिए, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो मेरे को अभी यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है कि हाँ ठीक है, दिख गया, लिखा हुआ है। एन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूपीएससी ऑन 3 सितंबर, ठीक है। तो मुझे पता था 3 सितंबर को ही है, तो 3 सितंबर को जो है वो आपका एग्जाम होगा, क्लियर है। और एनडीए का ये 152nd कोर्स है और नेवल अकेडमी के लिए ये 114 कोर्स है, जिसके लिए आपको एनडीए का एग्जाम देना होगा। अब बात यहाँ पर करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन 2 फेसेस में करना पड़ेगा अगर आपने अभी तक किसी भी यूपीएससी के एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं करा, ठीक है। तो लास्ट ईयर से बेसिकली क्या होने लग गया है कि यूपीएससी का आप कोई भी एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज होता है आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन, ओटीआर का मतलब है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस होता है वो होता है आपका कंप्लीट, जो आपको अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपको सेकंड स्टेज में जो है एप्लीकेशन फॉर्म अपना कंप्लीट फिल करना होगा, जिसमें आपके जो भी बेसिक डिटेल्स वगैरह हैं वो आपको फिल करनी होंगी, और फोटो, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करना होगा। और उसके बाद सिटी जो है आपको एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना होगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल हो गया, ठीक है। और बाकी इसमें बीच में कुछ प्रायोरिटीज वगैरह सेलेक्ट करनी होगी, जैसे मैंने बोला कोर्सेज की प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी होगी कि आपको किस कोर्स के लिए मतलब अपनी प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे देनी है, सेकंड के लिए देनी है, थर्ड के लिए देनी है, लास्ट 4th नंबर के लिए देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से करना होगा। बाकी जिस ब्रांच में आप नहीं जाना चाहते उसके लिए आप 0 फिल कर सकते हो, ऐसा प्रोसेस है। और बाकी जैसे बायो वाला अगर कोई कैंडिडेट है या फिर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला कोई कैंडिडेट है तो वो तो सिर्फ आर्मी विंग के लिए एलिजिबल है, तो उसको प्रायोरिटी फिल करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो है सबसे पहले आपको upsconline.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर जाओगे। यहां पर जाने के बाद जो है आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है उस पर जो आपको वीडियो है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी कुछ टाइम पहले अपलोड करी थी, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाके उस वीडियो को जो है आप अच्छे से देख लेना, उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप जो है ओटीआर रजिस्ट्रेशन अपना किस तरीके से कर सकते हो। और ये है कि आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम उसके बाद कभी भी अपनी लाइफ में दोगे तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ एक ही बार होगा आपका लाइफ में, ठीक है। और उसमें कोई करेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होता, बहुत ही रेयर केस में आप एक बार शायद करेक्शन कर सकते हो। तो इसलिए जब ओटीआर रजिस्ट्रेशन करो तो प्लीज बहुत ध्यान से करना, बहुत केयरफुली उसको फिल करना, ठीक है। तो उस पर वीडियो पहले अच्छे से देख लेना, ओटीआर रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आके ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैंने उसी वीडियो में ये भी बताया कि आपको न्यू जो ओपनिंग्स है, न्यू जो नोटिफिकेशन है वो कहां से दिखेंगे, तो वो देखना। उसमें वहां पर जहां पर ऑप्शन आ रहा होगा यूपीएससी एनडीए 2 2023, उसी के आगे लिखा होगा पार्ट 1 पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। तो पहले पार्ट 1 आप खत्म करोगे, उसके बाद पार्ट 2 खत्म करोगे। तो इस तरीके से करना, और इस तरीके से लास्ट में फीस वगैरह पे करके आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। बाकी कोई भी इश्यू आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, काफी सारे हमने डिस्कशन कर लिया, एंड जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करें इसके लिए, ऑल द बेस्ट टू देम। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इनकेस अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में भी आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट्स मिलते रहें। और बाकी जो भी न्यू जॉब ओपनिंग्स आती हैं या न्यू कोर्सेज आते हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।